देखिए अगला वाला देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गियर का प्रकार कौन सा है। जो ये गियर है ये किस प्रकार का गियर है, ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहां पर ये पहले शाफ्ट की अक्ष है, ये गई हुई ये दोनों आपस में यहां पर समकोण बना रही, मतलब 90 अंश का कोण। अब कौन सा गियर होता है जो 90 अंश के कोण पर होता है? कौन से ऐसे 2 गियर होते हैं बताइए। पहला दिया हुआ अस्पर गियर, दूसरा है माइटर। कहीं कहीं किसी बुक में मित्रे गियर देता है, कहीं कहीं देखिए मेटर गियर दिया हुआ है। इसका सही नाम है माइटर गियर, इसका सही जो नाम है वो है माइटर गियर। तीसरा है हाइपोड गियर, चौथा है हियरिंग बोन गियर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइटर गियर, क्योंकि माइटर गियर ही 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही, माइटर गियर। चलिए आगे देखिएगा, अगला बेल्ट ड्राइव में यक्स के रूप में चिन्हित भाग। अब ये एक बेल्ट ड्राइव दिखाया गया, एक बेल्ट ड्राइव है। एक तो ये पुली है, दूसरी एक ये पुली है, ठीक। ये ड्राइवन पुली है, ये ड्राइवर पुली है। ये है ड्राइवर पुली, ये ड्राइवर पुली है। ये है ड्रीवन पुली, ये है ड्रीवन पुली। चलिए अब एक और पुली लगाई गई यहां पर, वो भी बेल्ट के ऊपर। इस तरह से बेल्ट है, ये बेल्ट है। बेल्ट का कलर देखिए हम चेंज कर रहे हैं। ये बेल्ट है, इस तरह से ये बेल्ट बना हुआ। अब इस बेल्ट के ऊपर, इस बेल्ट के ऊपर जो है ये पुली लगी हुई है छोटी सी। ये देखिए यहां से ऐसे कनेक्ट करके, इस पुली का नाम पूछा गया क्या है? स्टेप पुली, ड्राइवर पुली। अब ड्राइवन पुली तो ये है, ड्रीवन पुली ये है, स्टेप पुली है नहीं। फिर उसके बाद है ड्रीवन, चौथा है जॉकी पुली। अब ये है जॉकी पुली, इसे कहते हैं जॉकी पुली। देखिएगा इसका 2 नाम है, एक तो जॉकी पुली के नाम से हम जानते हैं, जॉकी पुली। दूसरा इसका नाम है आदर्श पुली, आइडियल पुली के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कभी कभी आइडियल पुली दे देता है, आइडियल पुली। इसका काम क्या है, इस पुली का उद्देश्य क्या है? देखिए ये जो बेल्ट होता है, जब ये दूरी अधिक हो जाती है, ड्रिवन और ड्राइवर पुली की जब दूरी अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये बेल्ट समायोजित नहीं होता, मतलब ढीला हो जाता है। तो बेल्ट को तनाव में रखने के लिए हम जॉकी पुली अर्थात हम कह सकते हैं आदर्श पुली का इस्तेमाल करते हैं, इसे फिक्स करते हैं। ठीक है, किसी जगह पर हम फिक्स करते हैं, जिससे देखिए इसमें तनाव बना रहता है इस पुली को फिक्स करने से। ठीक, और इस पुली से ये कहीं से जुड़ा नहीं रहता, ये नीचे साइड से, जैसे इस पर केवल रहेगा। जब ये चलता है तो ये पुली भी घूमती है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, आदर्श पुली या जॉकी पुली। तो आदर्श पुली ऑप्शन में नहीं है, जॉकी पुली है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जॉकी पुली। इसका उद्देश्य क्या है, बेल्ट के तनाव को समायोजित करने के लिए हम जॉकी पुली या आदर्श पुली का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए अगला देखिए, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है? अब पहली बात, रोटरी चाल क्या है? वृत्तीय गति जिसको कहते हैं। देखिए इस तरह से ये जो गति होगी यह रोटरी गति है, और ये जो गति होगी इस तरह से ये लीनियर गति कहलाती है। लीनियर मोशन अर्थात रैखिक चाल, इसे रैखिक गति भी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा गियर है जो रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है? तो हम उस गियर का फिगर बना रहे हैं। देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से गियर बने होते हैं।
और नीचे अब जब ये जब इस तरह से रोटरी गति करता है, मान लीजिए ये ऐसे क्लॉकवाइज गति कर रहा, जब ऐसे क्लॉकवाइज गति करता है तो इसको इधर की साइड धकेलता है, ये इधर, तो ये रोटरी गति को लीनियर, ये जो गति होगी ये रोटरी गति हो जाएगी। ये रोटरी गति जब गियर घूमेगा ऐसे, तो अब ये रैखिक चाल में बदलेगा, मतलब यहां से इधर जा रहा, सीधे इस तरह से जा रहा, इस तरह से जा रहा, तो ये हो गया रैखिक गति। अब ये होता है पिनियन, इसका नाम है पिनियन, और इसका नाम है रैक, इसका नाम है रैक। तो हम कह सकते हैं कि रैक और पिनियन जो गियर होता है वह रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला दिया हुआ हाइपॉइड गियर, ऐसा है नहीं, दूसरा है हेयरिंग बोन गियर, तीसरा रैक एंड पिनियन गियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रैक और पिनियन। ये ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछता है, ये देखिएगा ये जो गियर है इसे हम पिनियन कहते हैं, ऊपर वाला पिनियन, इसे हम रैक के नाम से जानते हैं, इसे हम रैक के नाम से जानते हैं। ये कभी कभी पूछता है। चलिए अगला देखिएगा 40 नंबर, गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब जो गियर दिख रहा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपसे पूछा गया, ये गियर पूरा सिस्टम गियर का, इसमें आपसे पूछ रहा है इस भाग का क्या नाम है। ये भाग जो है, इस भाग का क्या नाम। पहला दिया वो पिच लाइन, दूसरा डिडेंडम, अडेंडम फेस की चौड़ाई। तो ये है फेस की चौड़ाई, इसे हम फेस की चौड़ाई से व्यक्त करते हैं। ये है फेस की चौड़ाई। ये जो भाग है यहां से ये वाला भाग, इस भाग को हम कहते हैं अडेंडम, इस भाग को हम कहते हैं अडेंडम। और यहां से जो नीचे है, मतलब रूट सर्किल और पिच सर्किल के बीच की दूरी जो है, इसे हम कहते हैं डिडेंडम, इसे हम कहते हैं डिडेंडम। ठीक, तो इसका ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा है, मतलब फेस की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब पिच लाइन क्या होती है, ये पिच लाइन, पिच सर्किल है, पिच सर्किल है, ठीक है। अडेंडम ऊपर का भाग, नीचे का ये भाग जो होता है डिडेंडम होता है। एक काल्पनिक रेखा होती है जो यहां से जाती है, आगे अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा यहां पर हो जाएगा फेस की चौड़ाई। आगे देखिए 41 नंबर, Which type of belt is used at distance between the shaft are two shaft, मतलब यदि दो शाफ्टों के बीच कम दूरी हो तो हम कौन सा बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, ये आपसे पूछा गया। देखिए मतलब दूरी यदि बहुत कम हो तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग करते हैं। पहला दिया वो वी बेल्ट, दूसरा फ्लैट, तीसरा लिंक, चौथा है रिब्ड बेल्ट। लिंक बेल्ट क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े टाइप के होते हैं जो लिंक के द्वारा ऐसे जोड़े जाते हैं, उसे लिंक बेल्ट के नाम से आते हैं। फ्लैट बेल्ट तो बहुत बार आपने देखा होगा, इस तरह से जो फ्लैट, काफी दूरी भी लगा सकते हैं, यहाँ पर बहुत दूरी तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ दूरी तक होता है। जो वी बेल्ट होता है वो कम दूरी के लिए होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वी बेल्ट, जो कि कम दूरी पर के लिए होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। अब देखिए जो छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन की मशीन के नीचे क्यों रखा जाता, पहला दिया वो कंपन को रोकने के लिए, दूसरा वजन कम करने के लिए, तीसरा क्रू बार स्वीकारने के लिए, चौथा मशीन को संतुलित करने के लिए। अब इसमें देखिएगा इसमें हो जाएगा
क्रोबार स्वीकारने के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रोबार स्वीकारने के लिए। अगला देखिए 43 नंबर देखिएगा, दो फिक्स पुली के बीच बेल्ट तनाव को कैसे समायोजित करते हैं। अभी पीछे बताया गया था जो जाकी पुली थी उसके द्वारा जो है हम बेल्ट के तनाव को समायोजित करते थे कुछ इस प्रकार से, जैसे यहां पर एक ड्रिवन पुली, एक ड्राइवर पुली लगी हो और ऐसे बेल्ट यदि लगा हो, लंबा हो, दूरी ज्यादा हो, यहां पर हम एक जॉकी पुली का इस्तेमाल करते थे। जॉकी पुली जो कि यहां ड्राइवर से जुड़ी हुई थी, ड्राइवर पुली से, ये क्या करते हैं, इसको तनाव को समायोजित करती है। इस पुली का नाम जॉकी पुली या इसका नाम आइडियल पुली या आदर्श पुली के भी नाम से हम जानते हैं, आदर्श पुली के भी नाम से जानते हैं। देखिए अब ऑप्शन में चलिएगा, ऑप्शन पहला दिया हुआ पुली को स्लाइड करके, दूसरा आदर्श पुली को फिक्स करके, तीसरा बेल्ट की लंबाई को एडजस्ट करके, चौथा पुली के स्क्रू को एडजस्ट करके। तो ऑप्शन नंबर बी आदर्श पुली, आदर्श पुली अर्थात कौन सा, जॉकी पुली का इस्तेमाल करके, जॉकी पुली कहे चाहे आदर्श पुली कहे, इन दोनों का इस्तेमाल मत, चाहे जाकी का चाहे आदर्श, नाम एक ही है, पुली एक ही है। सुनिए नाम दो, पुली एक, आदर्श कहे चाहे जाकी, तो आदर्श अथवा जाकी पुली का हम इस्तेमाल करके किसी भी बेल्ट के तनाव को समायोजित कर सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी और ये सही हो गया। चलिए अगला देखिएगा 44 नंबर देखिए, 44 पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। जो पावर ट्रांसमिशन है, जहां पर हमको पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है वहां पर हम वर्टिकल बेल्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, ये पूछा गया। पहला दिया हुआ है बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से, दूसरा अत्यधिक संपर्क के कारण, तीसरा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण, चौथा पुली के सतह की गति में वृद्धि के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 45 नंबर फिगर दिखाया गया। इस फिगर में जो कपलिंग दिखाई गई, इस कपलिंग का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया। इस कपलिंग का क्या नाम है। पहला दिया हुआ है स्लिप कपलिंग, दूसरा प्लेट, तीसरा क्लाइम कपलिंग, चौथा है यूनिवर्सल कपलिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग। ये जो फिगर दिख रहा है ये यूनिवर्सल कपलिंग का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। जो पुली का फेस है पावर ट्रांसमिशन में क्राउन क्यों कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तनाव बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी तनाव कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बेल्ट को केंद्रीकृत रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी पुलिस को फ्रीली घूमने के लिए, मतलब फ्री घूमने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेल्ट को केंद्रीकृत करने के लिए हम क्राउन पुली का इस्तेमाल करते हैं, या उस पुली का जो फेस होता है उसे क्राउन कर देते हैं, उसी को हम क्राउन पुली कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। आलेखी प्रतिनिधित्व, विनिर्माण करना है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का अर्थात उत्पादन से है, किसी चीज को हम जो बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता। इसमें हम किस आलेखी विधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला दिया हुआ है जॉब कार्ड, दूसरा प्रक्रिया चार्ट, तीसरा बैच रिकॉर्ड फॉर्म, चौथा है बैच प्रोसेसिंग फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रक्रिया चार्ट, क्योंकि प्रोसेस चार्ट मतलब ये प्रोसेस का क्या मतलब है, पहले इस जॉब पर क्या कर रहा है, उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद ड्रिल करना है, बोरिंग करना है, या क्या क्या करना है, उसका एक चार्ट होना चाहिए। उसी को हम प्रक्रिया चार्ट या प्रोसेस चार्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसेस चार्ट जो है बहुत जरूरी है। चलिए अगला देखिए, फास्ट और लूज पुली। फास्ट और लूज पुली असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, एक तो फास्ट होगी एक तो लूज पुली होगी। अब फिगर पहले देखते हैं, फिगर क्या है।
फिगर ये दिख रहा, एक तरफ लूज पुली, दूसरे तरफ फास्ट पुली। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उस पुली का नाम आपको बताना है। एक्स देखिए, इसको बताना है ये कौन सी पुली है, फास्ट है या लूज। क्राउन हो नहीं सकती, फ्लाइट ड्राइव पुली है नहीं, ठीक, फ्लाइट ड्राइव पुली है नहीं, या तो फास्ट है या तो लूज। तो ये है लूज पुली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लूज पुली। ऑप्शन नंबर बी लूज पुली, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। अल्प रिलेटिव मूवमेंट मतलब बहुत थोड़े समय के लिए यदि करना हो, वहां पर फिर थोड़े समय के लिए करते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर करते हैं हटा देते हैं, इस तरह से होता। पहला दिया हुआ चेन कपलिंग, चेन कपलिंग में ऐसा नहीं होता, एक बार कपलिंग होती है तो इतना आसानी से वो खुलेगी नहीं। दूसरा है फ्लैंज, फ्लैंज का भी वही हाल है, इतना आसानी से नहीं खुलती। तीसरा है फ्लेक्सिबल कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लेक्सिबल कपलिंग। जहां भी अल्प रिलेटिव मूवमेंट की बात आएगी वहां पर फ्लेक्सिबल कपलिंग ही उपयोग में लाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लेक्सिबल कपलिंग। चलिए अगला देखिए 50 नंबर, दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल। दो मैटिंग गियर मतलब जो मिले हुए दो गियर ऐसे चलते हैं इस तरह से, इस तरह से मान लीजिए कोई गियर हो और आपस में ऐसे दोनों के दांतों जो है दांत मिल करके ऐसे चलते हो, तो इस बताना है कि इस जो मिले हुए जो होंगे रेखा उस काल्पनिक सर्किल को मतलब कौन सा होगा, वो आपसे पूछा गया। पहला है रूट सर्किल, रूट सर्किल सबसे नीचे होता है, अभी हम आगे पूरा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद दूसरा है पिच सर्किल, तीसरा है बेस और चौथा है अडेंडम चक्र। तो अडेंडम चक्र है नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर बी पिच सर्किल, क्योंकि पिच से ही दोनों जो सर्किल बनते हैं, जहां पर दोनों गियर मिलते हैं, दोनों गियर के दांते जो ऐसे फंसते हैं, जहां पर फंसते हैं वहीं पर पिच सर्किल होती है, उसे ही पिच सर्किल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिच सर्किल। चलिए देखिए अगला है, गियर्स में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच की रेडियल दूरी क्या होती है। अब अडेंडम होगी कि डिडेंडम होगी, देखिए बताए थे, जैसे इस तरह से गियर यदि बना हुआ है, ये हो गया रूट सर्किल पहला, फिर ऐसे बीच में ऐसे होता है, ये पिच सर्किल होता, फिर सबसे ऊपर जहां से गियर बना होता। अब रूट से यहां पर है ना पिच सर्किल और रूट सर्किल, तो ये पिच सर्किल है, ये रूट सर्किल है, इनके बीच की जो दूरी होगी इसे हम डिडेंडम कहते हैं, इसे हम डिडेंडम कहते हैं। और जो ये ऊपर की दूरी होती है इसे हम अडेंडम कहते हैं, इसे हम अडेंडम कहते हैं। तो पूछा भी वही पिच सर्किल और रूट सर्किल, ये पिच सर्किल हो गई, ये रूट सर्किल, इनके बीच की दूरी क्या, डिडेंडम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिडेंडम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें। अब देखिए जो ग्रिपिंग होती है, जो सूखे बेल्ट होते हैं उनकी जो ग्रिपिंग पावर है उसे हम कैसे सुधारते हैं, ठीक, पकड़ की क्षमता उसे हम कैसे सही करते हैं। पहला दिया हुआ जाकी पुली के द्वारा, दूसरा पीसा हुआ रेजिन लगाएं, तीसरा पुली के बीच की दूरी कम करें, चौथा पुली के बीच की दूरी बढ़ाएं। तो न कम करना है न बढ़ाना है, ग्रिपिंग के लिए पीसा हुआ रेजिन इस्तेमाल करते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। इसी बेल्ट पर पीसा हुआ रेजिन जो होता है हम लगा देते हैं, जिससे जो होता है ग्रिपिंग पावर थोड़ा मजबूत हो जाती है, पकड़ क्षमता थोड़ा मजबूत हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला दिया हुआ है, किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है। पहला दिया हुआ है वायर बेल्ट फास्टनर, दूसरा दिया हुआ है जैक्सन बेल्ट फास्टनर, तीसरा है लॉगरेल टाइप बेल्ट फास्टनर, चौथा क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर, ये भारी कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है ये बेल्ट। अगला देखिए आ गया, गियर के एक्स के रूप में चिन्हित भाग बताए थे, पिच सर्किल है, रूट सर्किल है, ये ऊपर की जो दूरी होती है इसे हम अडेंडम कहते हैं, इसे हम अडेंडम कहते हैं, और जो नीचे का ये दूरी दिया हुआ ये दूरी इसे हम डिडेंडम के नाम से जानते हैं, इसे हम डिडेंडम कहते हैं। तो यक्स के रूप में चिन्हित भाग अर्थात ऊपर वाला पूछा होगा अडेंडम, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ अडेंडम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, इस गियर का क्या नाम है? 55 नंबर, अब फिगर देखते हैं। ये फिगर दिख रहा, ये गियर जो होगा इसकी ये जो शाफ्ट होती है इस तरह से स्केच होगी, ये इस तरह से होती है, किसी कोण पर होगी। अब आपसे पूछा गया कौन सा गियर? माइटर गियर तो होगा नहीं, माइटर गियर 90 डिग्री पर होगा, वो इस तरह से होता नहीं, वो इस तरह से कुछ होता है, एक यहां पर कुछ इस तरह से, इसका साथ ही 90 डिग्री पर ही होता है। तो माइटर है, दूसरा बेबल गियर, तीसरा हाइपोड गियर, चौथा वर्म शाफ्ट और वर्म गियर। अब देखिए ये कौन सा है बताइए? ये हो जाएगा हाइपोड गियर, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा हाइपोड गियर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कापर के अयस्क का क्या नाम है? इस कापर के अयस्क का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए 56 नंबर देख लीजिएगा, कापर के अयस्क का क्या नाम है? कापर का अयस्क कौन सा होगा इसमें? तो मैलाकाइट होता है कापर का अयस्क, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कापर के अयस्क का क्या नाम है? पहला दिया हुआ गैलेना होता नहीं, दूसरा है ब्लेड, तीसरा है बॉक्साइड जो कि एल्युमिनियम का है, चौथा है मैलाकाइट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैलाकाइट। तो कापर का जो अयस्क है उसका नाम है मैलाकाइट। चलिए अगला देखिए 57 नंबर, पीतल धातु के एलाय कौन से हैं? पीतल धातु के एलाय कौन से? पहला दिया हुआ है तांबा और टीन, तो तांबा और टीन होता नहीं पीतल का। दूसरा है तांबा और जस्ता, तीसरा तांबा सीसा, चौथा तांबा और निकिल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता। ये जो तांबा और जस्ता ये पीतल धातु के एलाय है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 58 नंबर, विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा उपयोग विमान उद्योगों में किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें संक्षारण कम होता है, अब ये ऑप्शन में है नहीं। दूसरी चीज वो हल्का होता है। देखिए पहला दिया हुआ लाइट वेट मतलब हल्का वजन, दूसरा हार्ड और ब्रिटल, तीसरा उच्च तन्यता ताकत, चौथा कम तापीय चालकता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हल्का होने के कारण हम जो है विमान उद्योगों में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं और खूब कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हल्का। अगला देखिए 59 नंबर, है अयस्क गलना। अयस्क गलना से निकाला गया धातु का क्या नाम है? पहला दिया टीन, दूसरा लेड है, ये दूसरा लेड और तीसरा तांबा, चौथा एल्यूमिनियम। तो जो सीसा होता है या लेड होता है वो गलना से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेड। ठीक, चलिए एल्यूमिनियम तो बॉक्साइड से मिलता है। आगे देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? जो फ्रिक्शन बियरिंग होती है, मतलब घर्षण युक्त बियरिंग जहां पर होगी, वह बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? पहला टिन है, दूसरा निकिल, तीसरा क्रोमियम, चौथा बेपिट मेटल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेपिट मेटल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेपिट मेटल।